Hello and welcome to Confidence Commerce Classes. Myself विवेक गुप्ता. बच्चों हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स से अब हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 4 पर, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बच्चों ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे एग्जाम में एक कंफर्म क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बच्चों हम लोग ने पिछले चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ द अदर थिंग रिमेनिंग द कांस्टेंट देयर विल बी इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. ये लॉ हम लोग ने पिछले चैप्टर पढ़ा था. लॉ क्या बता रहे हैं कि अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट रहें तो किसी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी डिमांड में अपोजिट यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है. दैट मीन्स इफ द प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड वुड बी डिक्रीजेस एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड वुड बी इंक्रीजेस. ये लॉ हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना. अब सोचिए बच्चों कि लॉ ऑफ डिमांड हमें एक केवल डायरेक्शन देता है. लॉ ऑफ डिमांड मुझे ये बता रहा है कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी और प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगी. तो वो हमें केवल एक डायरेक्शन दे रहा है. बट मान लीजिए बच्चों हम ये बात जानना चाहें कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंजेस हो रहा है, उसकी डिमांड में कितना चेंजेस हो रहा है, तो ये चीज मुझे लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता पाता है. लॉ ऑफ डिमांड मुझे केवल ये बताता है कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी, प्राइस डिक्रीज करेगा डिमांड इंक्रीज करेगी. लेकिन प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज करे तो डिमांड कितने परसेंट डिक्रीज कर जाएगा, या प्राइस कितने परसेंट डिक्रीज करे तो डिमांड कितने परसेंट इंक्रीज कर जाएगा, ये इसका मेजरमेंट लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है. और एक्चुअली बच्चों यही मेजरमेंट करना हम लोग आज सीखेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या कहती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द, ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है. क्या किसी का मेजरमेंट करता है द डिग्री ऑफ चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड, कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंजेस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से. ओके बच्चों, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये बात मेजर करते हैं कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से उसकी डिमांड में कितने डिग्री या कितने परसेंट का चेंज हो रहा है. जैसे मानिए अगर मेरा प्राइस 10% इंक्रीज हुआ है तो हम जानना चाहेंगे कि 10% प्राइस इंक्रीज हो जाने से डिमांड कितने परसेंट डिक्रीज कर रही है. इसी को मेजरमेंट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बात समझ में आई बच्चों कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से उसकी डिमांड में कितने डिग्री या कितने परसेंट का चेंज होगा, या कितने डिग्री कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, इसी को मेजरमेंट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, तो अब देखिए कि ये इलास्टिसिटी को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए कि प्राइस इलास्टिसिटी का शॉर्ट फॉर्म होता है ईपी. ईपी में से क्या हुआ, प्राइस इलास्टिसिटी. ओके, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस. तो इस फॉर्मूले का मुझे यूज करना है. फॉर्मूला क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस. ओके बच्चों, हम में से कुछ बुक में प्रोपोर्शनेट वर्ड की जगह पर परसेंटेज भी लिखा रहता है. तो अगर परसेंटेज लिखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं. इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस.
तो हम प्रोपोर्शनेट बोले या परसेंटेज बोले, सेम चीज होता है। ओके, अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और तोड़ते हैं और इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ओके बच्चों, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है और हम इलास्टिसिटी को कैसे मेजरमेंट करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है। देखिए बच्चों, हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसका इन द फर्स्ट सिचुएशन उसका प्राइस था 10 रुपीज का एंड 10 रुपीज के प्राइस पर उसकी डिमांड होती थी 80 यूनिट्स की। 10 रुपए के प्राइस पर डिमांड कितनी है? 80 यूनिट्स की। एंड इन द सेकंड सिचुएशन अब उसका प्राइस घट करके हो गया 8 रुपीज का, प्राइस डिक्रीज हो गया, कितना हो गया? 8 रुपीज का। तो हम जानते हैं जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज कर जाती है। तो मेरी डिमांड क्या हुई? पहले से बढ़ करके कितनी हो गई? 100 यूनिट्स की हो गई। ठीक है बच्चों, तो प्राइस जब 10 रुपीज का था तो डिमांड 80 यूनिट्स की थी, तो जब प्राइस गिर करके 8 रुपीज का हो गया तो डिमांड बढ़कर कितनी हो गई? 100 यूनिट्स की हो गई। तो इस एग्जांपल में अगर आप जानना चाहें कि हमारी इलास्टिसिटी कितनी होगी तो देखिए इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हम मेजर करेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। सो देखना बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन डिमांड कितना हो रहा है। सो देखो बच्चों, पहले मेरी डिमांड कितनी थी? 80 यूनिट्स की, और फिर डिमांड कितनी हो गई? 100 यूनिट्स की। तो 80 से बढ़कर 100 यूनिट की डिमांड हो गई। सो दैट मींस डिमांड में चेंजेस कितना हुआ? 20 यूनिट्स का। ठीक है, 80 से बढ़कर 100 हो गए तो डिमांड में चेंज कितना हुआ? 20 यूनिट का, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड। बच्चों, ओरिजिनल डिमांड का मींस होता है डिमांड इन द फर्स्ट सिचुएशन, कि फर्स्ट सिचुएशन में हमारी डिमांड कितनी थी। देखो बच्चों, फर्स्ट सिचुएशन में डिमांड कितनी थी हमारी? 80 यूनिट्स की। तो ये हो गई हमारी ओरिजिनल डिमांड 80। ओके, सो 20 डिवाइडेड बाय 80 सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/4। ओके, ये हमने निकाल लिया प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब नंबर सेकंड पॉइंट, अब निकालेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। ओके, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। फिर से देखो बच्चों कि प्राइस में कितना चेंजेस हो रहा है। सो देखो बच्चों, प्राइस पहले 10 रुपीज का था और फिर प्राइस घट करके 8 रुपीज का हो गया, 10 से 8 रुपीज का हो गया। तो डोंट यू थिंक चेंजेस कितना हुआ? -2 रुपीज का। चेंज कितना हुआ? -2 रुपीज का। प्राइस घट रहा है, 10 रुपीज से घटकर 8 रुपीज का हो गया, तो चेंज कितना हुआ? -2 रुपीज का। तो चेंज इन प्राइस -2। ओके, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। तो फिर से कहेंगे बच्चों कि ओरिजिनल प्राइस का मींस होता है प्राइस इन द फर्स्ट सिचुएशन। तो फर्स्ट सिचुएशन प्राइस कितना था? 10 रुपीज का। तो -2 डिवाइडेड बाय 10, इसको भी सॉल्व करिए तो ये आता है -1/5 का। ठीक है, तो हमने निकाल लिया प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। ओके, अब इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। तो इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। सो देखो बच्चों, डिमांड में चेंजेस कितना हुआ था? 1/4 का। ओके, 1/4। और प्राइस में चेंजेस कितना हुआ? -1/5। तो 1/4 अपॉन -1/5। ओके, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ने मैथमेटिक्स में रेसिप्रोकल्स का रूल पढ़ा था, कैसे होगा? 1/4, ये -1/5 है, डिजिट चेंज हो जाएगी, इनटू ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय -1। ओके, सो 1 × 5 ये हो गया 5, अब 4 × -1 ये हो गया -4। तो 5 डिवाइडेड बाय -4 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1.25 टाइम्स का। बच्चों, ये -1.25 टाइम्स क्या बता रहा है कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में जितना चेंजेस होता है उसका 1.25 टाइम्स चेंज होगा डिमांड में।
जितना प्राइस में चेंजेस होता है उस चेंजेस का 1.25 टाइम चेंज होगा डिमांड में। बात समझ आ रही है कि जितना प्राइस में चेंजेस होता है उसका 1.25 टाइम्स चेंज होगा डिमांड में। अब देखो बच्चों यहाँ पर निगेटिव का साइन लगा है। अब नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। ये माइनस का साइन बता रहा है इनवर्स रिलेशन को, कि अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड डिक्रीज करेगी, और प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो डिमांड इंक्रीज करेगी। तो दैट मीन ये जो मेरा आंसर आया -1.25 टाइम्स, ये क्या बता रहा है कि अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो जितना प्राइस डिक्रीज करेगा उसके अपोजिट साइड में डिमांड हमारी इंक्रीज कर जाएगी 1.25 टाइम्स। जितना प्राइस डिक्रीज करेगा उसका 1.25 टाइम्स डिमांड हमारी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो ये था बच्चों मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। यस बच्चों, हम इस आंसर को एक और तरीके से जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है। वो कैसे कि आप नोटिस करिए बच्चों, प्राइस पहले 10 रुपीज का था, फिर गिरकर हो गया 8 रुपीज का। तो अगर ये देखिए कि प्राइस में चेंजेस कितना हो रहा है, 10 रुपीज से घटकर 8 रुपीज का हो गया, तो प्राइस में चेंजेस कितना हुआ। तो अगर इसको परसेंटेज के फॉर्म में निकालें तो हम कह सकते हैं प्राइस में चेंजेस हो रहा है -20% का। प्राइस में चेंजेस कितना हुआ -20% का। मेरा प्राइस 20% रिड्यूस कर रहा है, तो -20%। जबकि डिमांड देखिए पहले 80 यूनिट की थी, बाद में बढ़कर हो गई 100 यूनिट की, तो 80 से 100 हुआ है। तो अगर इसको परसेंटेज निकालें तो ये आता है 25% का। 80 से बढ़कर 100 हो गए तो परसेंटेज निकालोगे ये आएगा 25% का। तो मेरी जो डिमांड है वो 25% इंक्रीज करी है। ठीक है, तो अगर हम इसको फॉर्मूले को यूज करें कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये बनता है 25% डिवाइडेड बाय -20%। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये हो जाता है 5 डिवाइडेड बाय -4, जो कि फिर से आ जाता है -1.25 टाइम्स। तो बच्चों आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बुक्स में परसेंटेज की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, तो परसेंटेज से भी निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। ओके, यस बच्चों, इस चैप्टर से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बच्चों, डिग्रीज मींस क्या होता है कि डिग्रीज मुझे बताती है कि इलास्टिसिटी की कितनी सिचुएशन हो सकती है, इलास्टिसिटी कितने केसेस या कितनी सिचुएशन हो सकती है इसमें। तो देखिए बच्चों, हमने प्राइस इलास्टिसिटी की 5 डिग्रीज यहाँ पर मेंशन किया। ये 5 डिग्रीज कौन सी होंगी? These are perfectly inelastic demand. Number 2 is a less elastic demand. Number 3, unitary elastic demand. Number 4 is a more elastic demand, and number 5 is a perfectly elastic demand. Okay, तो प्राइस इलास्टिसिटी की ये 5 डिग्रीज होती हैं, या कह सकते हो 5 सिचुएशन बन सकती है। ओके, तो अब इनको वन बाय वन उठाते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो समझना, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक उस केस से बोलते हैं जबकि उस प्रोडक्ट के प्राइस में कंटिन्यू चेंजेस हो रहा है। सम टाइम मेरा प्राइस इंक्रीज कर रहा है, सम टाइम प्राइस डिक्रीज कर रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है उस डिमांड पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और डिमांड हमारी बिल्कुल कांस्टेंट है, डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सो व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड? व्हेन द a lot of changes in the price but nothing changes in the quantity demanded and the demand is almost constant. Okay, then this situation is called perfectly inelastic demand. देखिए बच्चों, हमने एज्यूम किया कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पहले कितनी थी P0 और सॉरी प्राइस कितना था P0 और फिर देखो प्राइस बढ़कर कितना हो गया P1 हो गया। तो प्राइस इंक्रीज किया, P0 से बढ़कर P1 हो गया, बट आप देखो डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, डिमांड मेरी बिल्कुल कांस्टेंट है। तो ये केस कहलाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का। एंड इन दिस सिचुएशन इलास्टिसिटी विल बी 0।
इन दिस केस इलास्टिसिटी विल इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर इलास्टिसिटी 0 क्यों होगी? क्योंकि डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। प्राइस चेंज हो रहा है बट उसके अकॉर्डिंग डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट है। ओके, so this situation is called perfectly inelastic demand। ओके, अब आते हैं नंबर सेकंड केस पर, जो कि लेस इलास्टिक डिमांड। बच्चों व्हाट इज लेस इलास्टिक डिमांड? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। When the percentage change in demand is less than percentage change in price। That means बच्चों कि इस बार मान लीजिए प्रोडक्ट के प्राइस और डिमांड दोनों में चेंजेस हो रहा है, प्राइस भी चेंज कर रहा है, डिमांड भी चेंज हो रही है, बट प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में जो चेंजेस हो रहा है वो कम हो रहा है। प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड में चेंजेस कम हो रहा है, तो इस केस को बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। जैसे बच्चों एज्यूम करिए कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 20% इंक्रीज कर जाता है, बट उसकी जो डिमांड है वो केवल 10% ही डिक्रीज करती है। तो देखो मैंने एग्जांपल लिया कि मेरा जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गया है। प्राइस पहले P0 था, बढ़कर P1 हो गया। प्राइस में जो चेंजेस हुआ है वो 20% का हुआ है, प्राइस मेरा 20% इंक्रीज किया है, बट जो मेरी डिमांड है वो जस्ट 10% ही डिक्रीज हुई है। तो इस केस को बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। एंड इन दिस केस इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। इलास्टिसिटी जो होगी 1 से लेस, 1 से बिलो होगी। ओके, so this is called less elastic demand। next one, unitary elastic demand। बच्चों unitary elastic demand क्या होता है कि जबकि किसी प्रोडक्ट के प्राइस में जितना चेंजेस होता है, किसी प्रोडक्ट के प्राइस में जितने परसेंट का चेंजेस होता है उतने ही परसेंट का चेंजेस उसके डिमांड में भी हो रहा है। बच्चों एक बार याद रखिए, जब मैं चेंजेस बोलता हूं तो चेंजेस मैं रुपीस यूनिट के फॉर्म में नहीं बोलता हूं। इसको इस तरह मत समझना कि 10 रुपये प्राइस बढ़ेगा तो 10 रुपये डिमांड घटेगी, ऐसा नहीं है। हम यहाँ जो भी मेजरमेंट करेंगे परसेंटेज के फॉर्म बोलेंगे, परसेंटेज में। तो मेरा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस में जितने परसेंट का चेंजेस हो रहा है एग्जैक्टली उतने ही परसेंट का चेंजेस डिमांड में भी हो रहा है इन द अपोजिट साइड। तो ये कहलाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज जस्ट इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब प्राइस और डिमांड में इक्वल परसेंट का चेंजेस होता है तो इसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखिए हमने एग्जांपल लिया कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% इंक्रीज करता है एंड 10% प्राइस इंक्रीज करने से उसकी जो डिमांड है वो भी 10% एग्जैक्टली डिक्रीज कर जाती है। तो देखो प्राइस 10% बढ़ा है और डिमांड में 10% ही घटी है, 10% डिमांड घटी है, तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है वो बिल्कुल इक्वल हो रहा है। तो इस केस को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, एंड इन दिस केस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो 1 के इक्वल होगी। 1 के इक्वल क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर प्राइस और डिमांड में इक्वल परसेंट का चेंजेस हो रहा है। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4, दैट इज मोर इलास्टिक डिमांड। बट जो मोर इलास्टिक डिमांड की जो सिचुएशन है इट इज जस्ट अपोजिट सिचुएशन ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड। ये सेकंड वाली सिचुएशन का जस्ट अपोजिट केस है। हमने सेकंड केस में पढ़ा था कि प्राइस में चेंजेस ज्यादा हो रहा है और डिमांड में चेंजेस कम हो रहा है। अब इसी बात को रिवर्स कर दीजिए कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है वो कम हो रहा है और उसकी डिमांड में चेंजेस ज्यादा हो रहा है। सपोज करिए बच्चों कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस केवल 10% इंक्रीज करता है बट उसकी जो डिमांड है वो 20% डिक्रीज कर जाती है। प्राइस 10% बढ़ा है लेकिन डिमांड उसकी 20% डिक्रीज कर जा रही है, तो इस केस को बोलेंगे मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये मोर इलास्टिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर डिमांड में चेंजेस ज्यादा हो रहा है। तो बच्चों इसको हम डेफिनेशन इस तरह दे सकते हैं कि व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद रखना बच्चों, हम परसेंटेज से मेजरमेंट करेंगे तो जब जितने परसेंट प्राइस में चेंजेस हो रहा है उससे ज्यादा परसेंटेज डिमांड में चेंजेस हो रहा है, तो ये कहलाता है मोर इलास्टिक डिमांड का। हमने एग्जांपल लिया कि प्राइस 10% इंक्रीज किया है
बट उसकी डिमांड जो है वो 20% घट गई है। ओके, तो इस केस को बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड, एंड इन दिस केस इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो मोर देन 1 होगी। ओके, अब आते बच्चों कम्स टू नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बच्चों ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की सिचुएशन है, इट इज जस्ट अपोजिट सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। हम लोग ने फर्स्ट केस जो पढ़ा था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, उसी का जस्ट रिवर्स केस होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। आपने फर्स्ट केस में पढ़ा था कि मेरा प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड कांस्टेंट है। अब इसी बात को रिवर्स कर दीजिए कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, देयर इज नथिंग चेंज इन द प्राइस, बट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो ये केस कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। अब देखिए बच्चों, मेरा प्राइस फिक्स है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, प्राइस सेम है, लेकिन जो डिमांड है वो पहले Q0 थी, बाद में बढ़कर Q1 हो गई, जबकि प्राइस हमारा सेम रखा गया। तो ये केस कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। एंड इन दिस केस इलास्टिसिटी इक्वल टू इनफाइनाइट। हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। बच्चों इस साइन को आप लोग पहचानते हैं, इस साइन किसी का है? इन्फिनेटिव का। तो इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट क्यों होगी? क्योंकि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है बट डिमांड चेंज हो रही है। ओके, सो दीज आर द बच्चों, दीज आर द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, होप सो आपको मेरा आज का टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। बट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे आप अलग से क्लास में कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो को बच्चों यहाँ पर स्टॉप करना चाह रहे हैं आपसे। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।